हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे यूपीएससी की पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसमें 2011 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लिए हैं। पॉलिटी में भी हमारा 4 पार्ट में वीडियो आ चुका है। ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम 2021 से लेकर के 2024 मतलब कि लास्ट पार्ट में हम ये 4 साल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2021 में पॉलिटी से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। ये कह रहा है इनमें से स्टेट टर्म को सबसे बेस्ट कौन डिफाइन करता है। देखो, स्टेट के लिए 4 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ये चीज़ आपको जानना होगा। क्या क्या? एक तो ग्रुप ऑफ पीपल होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, इनकी एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, मतलब कि ये टेरिटरी पर्टिकुलर होनी चाहिए एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए। ठीक, एक गवर्नमेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, और ये फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल होने चाहिए। फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब कि बाहर, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो इंडिया है, इस पर किसी और का कंट्रोल हो तो ये स्टेट नहीं कहलाएगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये चारों जो हैं ये क्या हैं, स्टेट के इसेंशियल हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक करके क्या होगा इसमें से। पहला क्या कह रहा है, कम्युनिटी ऑफ पर्सन। चलो, एक तो हो गया। परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, डेफिनेट टेरिटरी भी हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, देखो पहला ये हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन, दूसरा डेफिनेट टेरिटरी, तीसरा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, एंड पॉसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, चौथा पॉइंट ये हो गया। मतलब कि चारों इसेंशियल जो स्टेट को चाहिए वो हमें ए ऑप्शन में ही मिल गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी ए होगा। देखो, कम्युनिटी ऑफ पर्सन, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, एंड पॉसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। बार बार अनऑर्गेनाइज निकल रहा है तो इसको इग्नोर करिएगा। ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेट के लिए क्या होना चाहिए, स्टेट रिफर्स क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसमें क्या क्या होना चाहिए, सॉवरेन पीपल। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, वन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, मतलब कि ऐसी सरकार जो किसी पर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो। दूसरा पॉइंट हो गया डेफिनेट टेरिटरी, तीसरा हो गया एंड सब्जेक्ट टू नो वन आउटसाइड कंट्रोल। ठीक है, दस, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, एंड पॉसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी। ये कह रहा है लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी कैसे मिलती है। जैसे अभी इंडिया है ना डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उनमें से लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड क्या होगा, लिबर्टी कैसे मिलेगी, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर होगा। सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू क्या होगा, लिबर्टी मिलेगी। जब सबका अपना अपना काम होगा, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सबका अपना अपना काम होगा, किसी का किसी में इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो लिबरल डेमोक्रेसी में क्या मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी। देखते हैं, कमिटेड जुडिशरी नहीं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर्स हाँ। लिबरल डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो लिबर्टी मिलेगी। ठीक है, देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंटेल्स डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट का फंक्शन होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, तीनों में सेपरेशन। द डिमार्केशन प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेसिव पावर। देखो, ये जो सेपरेशन हो गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इससे क्या होगा, सबका अपना अपना पावर होगा, लिमिटेड पावर होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इनमें चले जाएंगे या इनका पावर ज़्यादा होगा या इनका पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेसिव पावर नहीं होगा किसी भी ब्रांच, गवर्नमेंट के किसी भी ब्रांच की तरफ से, मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लेजिस्लेटिव में बहुत ज़्यादा पावर हो या सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास हो या सिर्फ जुडिशरी के पास हो। तीनों के पास इक्वल पावर, अलग अलग अपना अपना पावर है, अपना अपना काम ये लोग करेंगे। ठीक, तो समझ में आया ना। जैसे आर्टिकल 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 50 क्या है, डीपीएसपी। ये क्या बात करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इस पर एक पीवाईक्यूज बना है जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये एक फंडामेंटल राइट था, बट बाद में इसको लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 के अंदर। ठीक है, तभी लीगल राइट है, अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली नहीं, ये सबके लिए प्रेजेंट होता है।
राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक लीगल राइट तो है बट हर पर्सन के लिए प्रेजेंट है। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, हाँ ये होगा। फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट, गलत, ये एक लीगल राइट है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो अर्लियर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट। अभी जैसे पीछे मैंने बताया ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में। बाद में क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, कब, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो ये ध्यान दीजिएगा, 44वां संशोधन अधिनियम से राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और क्या बनाया गया, लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, सॉरी पीछे मैंने बोला 300 बस, तो आर्टिकल 300A के अंडर में इसको लीगल राइट बनाया गया। आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक, तो अभी क्या पोजीशन है इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी का, ये एक लीगल राइट है जो कि हर पर्सन के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल टू एनी पर्सन। समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicate that it is federal in character? हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल कैरेक्टर भी है और यूनिटरी कैरेक्टर भी है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंडियन पॉलिटी का कौन सा फीचर शो, इनमें से कौन सा फीचर शो करता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो आइए एक करके देखते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, देखो यही हमारा आंसर होगा। बाय द वे आगे भी देख लेते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। तो ये फेडरल थोड़ी ना शो कर रहा है, ये तो यूनिटरी शो कर रहा है, क्योंकि यूनियन लेजिस्लेचर कहाँ से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से आ रहा है। तो ये तो ओवरऑल एक दिखा रहा है ना, अलग अलग नहीं दिखा रहा। यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी, ये भी नहीं होगा। फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ, इससे फेडरल कैरेक्टर का कोई भी मतलब वो नहीं शो होता है। तो आंसर हमारा ए होगा। जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है उसको सेफ गार्ड किया जाता है। कैसे, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि इंडिया में जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कैसे सेफ गार्ड किया गया है, ठीक है। देखते हैं, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बट मोर टिल्ट टुवर्ड्स अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो है ही बट यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी भारत में ज़्यादा है। सो एवरी स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव पावर ऑफ इट्स ओन, दस इट इज़ कंसिडर्ड एज क्वासी फेडरल सिस्टम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है। अब जो फेडरल फीचर है देख लीजिए, जैसे कि टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म, ठीक है, ये सब क्या है, फेडरल कैरेक्टर है, फेडरल कैरेक्टर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहे हैं, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। पहला क्या है, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ये तो सही है। इंडिया में क्या है, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है और वन डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ से फर्स्ट सही है, एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ, सेकंड गलत है। बाय द वे सेकंड देख लेते हैं, सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, गलत। वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट के लिए क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन हो। ऐसा कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है। यूएसए में सिर्फ वो पर्सन हेड ऑफ स्टेट हो सकता है जो कि सिटीजन बाय बर्थ है, इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्या कह रहा है, फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये कह रहा है फॉरेनर को एक बार इंडियन सिटीजनशिप मिल जाता है तो क्या वो किसी भी केस में उनकी सिटीजनशिप ले नहीं, मतलब छीनी नहीं जा सकती, डिप्राइव ऑफ मतलब कि वापस नहीं लिया जा सकता है, गलत। फॉरेनर को सिटीजनशिप तो दिया जा सकता है इंडिया का, ठीक है, बट वो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं, उन केसेस में उनके सिटीजनशिप को डिप्राइव्ड ऑफ मतलब कि रिटर्न ले भी लिया जाता है, लिया जा सकता है, ठीक है। फॉरेनर को सिटीजनशिप ग्रांट तो किया जा सकता है, बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनमें उनके सिटीजनशिप को रिटर्न लिया भी जा सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत होगा, आंसर हमारा ए होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट बस सही है, ठीक है।
फर्स्ट करेक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप की बात किया गया है और सिंगल डोमिसाइल की बात किया गया है। सेकंड इनकरेक्ट है, हेड ऑफ स्टेट मतलब कि प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि वो इंडिया का सिटीजन हो, वो बाय बर्थ हो या बाय नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो। ठीक। थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, फॉरेनर जिसको इंडियन सिटीजनशिप दे दिया गया है उनसे सिटीजनशिप लिया भी जा सकता है। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जब फॉरेनर्स को सिटीजनशिप दे दिया गया है उनसे रिटर्न भी लिया जा सकता है। कैसे टर्मिनेट होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टर्मिनेट किया जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनका जो भारतीय नागरिकता होगा उसको ख़त्म किया जाएगा। किस वे से, मतलब किस किस केसेस में? ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, यहाँ फ्रॉड होगा गाइस, ये गलत हो गया, सॉरी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। अगर वो पर्सन जो फॉरेनर है वो भारतीय नागरिकता बाय फ्रॉड लिया है, उस केस में उनका जो नागरिकता है मतलब सिटीजनशिप है उसको लिया जा सकता है। शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ डिसलॉयल्टी शो करेंगे। अनलॉफुल एक्सचेंज गुड और इन्फॉर्मेशन विद द एनिमी वाइल एट वॉर, वॉर के टाइम में जो एनिमी कंट्री होगी या एनिमी होंगे उनसे इंडिया की इन्फॉर्मेशन या गुड्स को अनलॉफुल वे में एक्सचेंज करेंगे। 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन एनी कंट्री विद इन 5 year ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जब सिटीजनशिप मिला, ठीक है, इस पॉइंट को समझिएगा, सिटीजनशिप मिल गया उसके 5 साल के अंदर ही ये किसी और कंट्री में 2 साल तक अगर इम्प्रिजन है तो उस केस में क्या होगा? उनका सिटीजनशिप ले लिया जाएगा। ठीक है। और लास्टली क्या है? बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 year कॉन्टिन्यूसली, भारत के बाहर 7 साल कॉन्टिन्यूसली किसी और देश में वो एज अ रेसिडेंट रह रहे हैं। इन सारे केसेस में क्या होगा? फॉरेन वो फॉरेनर्स जिनको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया गया है उनसे सिटीजनशिप वापस लिया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉलेट, कह रहा है भारतीय संविधान के अंदर में अगर वेल्थ का कंसंट्रेशन किया जा रहा है, मतलब वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है, तो किस चीज़ का वायलेशन होगा? वेल्थ को इकट्ठा किया जा रहा है तो किस चीज़ का वायलेशन होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बताइए। डीपीएसपी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डायरेक्टली मेंशन्ड है कि अगर वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वायलेशन होगा। देखो पार्ट 4 किससे डील करता है? डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से 51। ठीक है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950 में भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? तो हमें पता है 26 जनवरी 1950 को क्या था? सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है। जब प्रियम्बल 26 जनवरी 1950 को जब वो किया गया था तो प्रियम्बल में यही तीनों वर्ड्स बस थे। कौन कौन से? सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। बाद में ये जो सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड है, सेक्युलर और सोशलिस्ट, इसको बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक। तो 26 जनवरी 1950 को क्या था? सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। देखते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं, सॉवरन भी था। सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हाँ। सॉवरन, सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड बाद में यूज़ किया गया है। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये दोनों वर्ड 42वें संशोधन अधिनियम से प्रियम्बल में ऐड ऑन किया गया था। देखो, Preamble of the Indian Constitution is a brief introductory system that reflects the hopes and aspirations of the people. Ideal behind the preamble to the Indian Constitution based on objective resolution which were drafted by Jawaharlal Nehru, जो ये सब तो मतलब आप लोग को पता ही होगा कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था वहाँ से, और इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जनवरी को। ओरिजिनल प्रियम्बल अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1949, 1949 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और क्या डिक्लेयर हुआ था? इंडिया एज अ सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है। बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3 वर्ड और जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये तीनों वर्ड ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से वर्ड बाद में 42वें संशोधन अधिनियम से जोड़े गए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? राइट टू प्राइवेसी
इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। देखो आर्टिकल 21 क्या डील करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि प्राइवेसी एक नेचुरल राइट है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है, देखो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास लॉ के एप्लीकेशन में एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास जो अनकंट्रोल्ड और अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल वायलेट कर रहा है? फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास जो लॉ को अप्लाई करने का डिस्क्रिशनरी पावर है, अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, हाँ, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को वायलेट कर रहा है? क्वेश्चन ये पूछा है। तो देखो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर मतलब कि उनके मन के ऊपर डिपेंड है, डिस्क्रिशन पे डिपेंड है, वो किसको वायलेट करेगा? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये ध्यान है ना। देखिए legislation which confer on the executive administrative authority and unguided uncontrolled discretionary power in matter of application of law violate article 14 of the constitution. ठीक, article 14 of the Indian constitution denotes that states shall not deny any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. Concept of equality before law is an element concept of rule of law. समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ये यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, इस पे यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर, नहीं। गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होगा ना, ये तो नाम से ही क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि सरकार क्या होगी? लिमिटेड होगी। किससे बाउंडेड होगी? संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय रियल पावर, नहीं। गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है, टर्म्स है, उससे सरकार क्या होगी? बंधी होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखो constitutional government is defined by existence of constitution. The idea behind constitutionalism is to place restriction on the authority of a state so that it does not become autocratic. ठीक है, and also to protect interest of individual liberty. In India, power of government are limited by means of fundamental right enshrined in part 3rd of the Indian Constitution, which are essentially given to us against the state action. तो इतना बस ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पूछ लिया मतलब कि लिमिटेड गवर्नमेंट। किससे लिमिटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस मेंशन किए हुए हैं उनसे बंधा हुआ है। ठीक, चलिए ये क्या कह रहा है? वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। हाँ, ये तो सही कह रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश मॉडल से। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश मॉडल से। बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल, ये कह रहा है। लेकिन देखो ब्रिटिश मॉडल जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, उससे इंडियन मॉडल कैसे अलग है, हमें ये बताना है। दो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शंस के थ्रू बताना। हमें बताना है कि कैसे ब्रिटिश मॉडल का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उससे इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अलग है। देखते हैं। As regard legislation, British Parliament is supreme or sovereign, but in India, power of Parliament to legislate is limited. सही है। देखो क्या है, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, और इंडिया में क्या है? ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट क्या होगी? लिमिटेड होगी। ठीक है, फर्स्ट सही है, ये बात सही है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो पार्लियामेंट क्या होगी?
लिमिटेड होगी। सेकंड क्या कह रहा है, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। सही है। एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए कोई भी एक्ट मान लो पार्लियामेंट ने बनाया, ये इंडिया के रेस्पेक्ट में बता रहा है, इंडिया में पार्लियामेंट ने कोई भी एक्ट बनाया तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए कहाँ जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये बात सही है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटर है। इसीलिए पार्लियामेंट जो भी एक्ट वगैरह बना रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिफर्ड किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इन दोनों बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ब्रिटिश मॉडल की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से डिफरेंट है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं। फर्स्ट करेक्ट है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम किस पे बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी पे। हेंस पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड, whereas British model based on parliamentary sovereignty. So as regard the legislation, British parliament is supreme. ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, Parliament and the state legislature in India have the power to make laws within their respective jurisdiction. This power is not absolute in nature. Constitution vests in judiciary power to adjudicate upon the constitutional validity of all laws. ठीक है, लॉज वगैरह की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कौन चेक करेगा, जुडिशरी चेक करेगा। ऐसा कहाँ पे मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे दिया, फिर क्या पूछा, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। अब एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, इन इंडिया देयर इज नो लॉ restricting candidate from contesting in one लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। गलत। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है ये देखिए। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में ऐसा कोई लॉज नहीं है जो कि कैंडिडेट को लोकसभा इलेक्शन में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट होने के लिए रेस्ट्रिक्ट करे। गलत है। आरपीए एक्ट एक पर्सन को लोकसभा इलेक्शन में मात्र 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट होने की बात करता है। मैक्सिमम क्या है, सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही कंटेस्ट हो सकते हैं कोई भी पर्सन। ठीक है, 3 से नहीं हो सकता है। तो लॉ तो है ही, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फर्स्ट इनकरेक्ट। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। बाय द वे सेकंड है क्या, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हाँ, मान लो अगर ये स्टेटमेंट आपको नहीं भी पता है कि सही है कि गलत, यहाँ से आप श्योर हो सकते हो। अब थर्ड देखते हैं। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, इफ कैंडिडेट कंटेस्ट in one Lok Sabha election from many constituencies, his her party should bear the cost of by-election to constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning all the constituencies। ये कह रहा है, मान लो कोई पर्सन है जो लोकसभा इलेक्शन में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, मान लो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। ठीक है, और इन केस ये दोनों में जीत जाता है तो एक को ये वेकेट करेगा, दूसरे में आएगा, या तो इसको वेकेट करेगा इसको। तो कह रहा है ये जो चार्जेस, जो कॉस्ट होगा इलेक्शन वगैरह का, कॉस्ट होगा कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन, वो उसकी पार्टी को बेयर करना पड़ेगा, उस पर्सन की पार्टी को बेयर करना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है। उस पर्सन की पार्टी को ये कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो अब देखते हैं कैसे कैसे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, अमेंडमेंट ऑफ आरपीए 1996 रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ सीट्स 1 कैंडिडेट कुड कंटेस्ट इन 1 इलेक्शन टू 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, एक कैंडिडेट मैक्स टू मैक्स 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इलेक्शन में कंटेस्ट हो सकता है। ऐसा कहाँ पे है, आरपीए। पहले नहीं था, अमेंडमेंट के थ्रू 1996 में एड ऑन किया गया। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, 1991 में श्री देवी दयाल जो है वो 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट हुए थे। थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, देयर इज नो सच प्रोविजन इफ पर्सन इज कंटेस्टिंग फॉर मोर देन 1 constituency, he has to lodge a separate return of election expenses for every election which he has contested. In every case the election commission of ECI bear the cost of election। तो पार्टी बियर नहीं करेगी, कौन बियर करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बियर करेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी से क्वेश्चन पूछ लिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दे दिया। अब पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, देखते हैं। पहला क्या है, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत बुलाया जा सकता है, किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के सीजेआई के द्वारा, बट इन्हें पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट सही है, रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को फिर से बुलाया जा सकता है। कौन बुला सकता है ये ध्यान दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट उससे पहले इंडिया के प्रेसिडेंट का परमिशन लेना होगा। ठीक है, पहला सही है। सेकंड क्या कह रहा है, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज। देखो ये नहीं है, कह रहा है कि इंडिया में जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास पावर है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सके, नहीं, ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सेकंड नहीं होगा, आंसर हमारा इसका ए होगा। देखो फर्स्ट तो करेक्ट है ही, सेकंड इनकरेक्ट है। हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट, दस इट इज बाउंडेड बाई इट्स प्रीवियस डिसीजन। अपने जजमेंट को फिर से रिव्यू और करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी। अब देखो एजेंसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया ना, मिनिस्ट्री पे कह रहा है नेशनल लेवल पे कौन सी मिनिस्ट्री किसके लिए है, टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। ये कह रहा है ये जो एक्ट है इसको कौन सी, ये एक्ट, इस एक्ट को कौन सी मिनिस्ट्री इफेक्टिव इंश्योर करेगी, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करवाएगी, कौन सा एक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, ये एक्ट 2006, ये क्वेश्चन क्या पूछा, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कौन सी एजेंसी है नेशनल लेवल पे, बताइए। ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाएंगी। देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, मिनिस्ट्री डील विद द फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड ऑब्जेक्टिव एट द नेशनल लेवल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड दिया हुआ है स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, गोपाल स्वामी अय्यनगर कमिटी suggested that a ministry and secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it। ये कह रहा है गोपाल स्वामी अय्यनगर कमेटी ने सजेशन दिया था कि जो मिनिस्टर्स हैं और सेक्रेटरी हैं ये सोलली मतलब अपना अपना काम करके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को परस्यू कर सकते हैं। गलत, गोपाल स्वामी अय्यनगर कमेटी ने ये कहा था कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी साथ में, सोलली नहीं, साथ में रह करके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को परस्यू कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को ला सकते हैं, अकेले अकेले नहीं, साथ में। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, सेकंड देखते हैं। इन 1970 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल was constituted on the recommendation of ARC 1966 and this was placed under the Prime Minister charge। ये स्टेटमेंट सही है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल बनाया गया था, किसके रिकमेंडेशन पे, ARC के रिकमेंडेशन पे। 1970 में ARC के रिकमेंडेशन पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल बनाया गया था और उसको किसके अंडर में रखा गया था, प्राइम मिनिस्टर चार्ज के अंडर में रखा गया। ठीक है, तो ये सही है कि ARC के रिकमेंडेशन पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल 1970 में बना था और उसको PM चार्ज के अंडर में रखा गया था। सेकंड स्टेटमेंट सही है। देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो गोपाल स्वामी अय्यनगर कमेटी है, इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, ग्रुपिंग ऑफ मिनिस्टर्स, इम्प्रूवमेंट इन कैपेबिलिटी ऑफ पर्सोनल एंड ऑल्सो इन वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड। मतलब कि मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी सोलली नहीं, साथ में रह करके काम कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 1970 में ARC के रिकमेंडेशन पे क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल बना था।
समझ में आया? चलिए, तो 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 2022 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? In the Government of India Act 1919, function of provincial government were divided into reserved and transferred subject. हाँ, हमने पीछे देखा है, मतलब कि जब हम स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे थे तो ये देखे थे हम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में ब्रिटेन गवर्नमेंट ले आई थी, उसमें क्या था, सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा रिजर्व्ड सब्जेक्ट था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि इनमें से कौन सा रिजर्व्ड सब्जेक्ट था। देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हाँ ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट की लिस्ट में रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिजर्व्ड सब्जेक्ट में नहीं रखा गया था, क्योंकि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उनको इंडिया में रूल नहीं करना था, रूल में उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनका पूरा इंटरेस्ट कहाँ पे था, मनी, पैसे पे था, तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिजर्व सब्जेक्ट में नहीं रखे थे। रिजर्व सब्जेक्ट में वही पॉइंट्स थे, वही सब्जेक्ट थे जिससे डायरेक्ट मनी पे कंट्रोल किया जा सके। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से मनी पे कंट्रोल कैसे होगा, नहीं, ये नहीं था। लैंड रेवेन्यू पे था, पुलिस पे था। ठीक है, ये तीनों रिजर्व सब्जेक्ट में थे। ठीक, फर्स्ट थर्ड फोर्थ देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, हाँ सी आंसर हमारा होगा। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको और क्या कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, came into force in 1921 with the sole purpose to ensure Indian of their representation in the government. Act divided provincial subject into two parts, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, जिसको डायरकी भी कहा जाता था। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या थे, इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज लॉज एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पुलिस, इरिगेशन, देख सकते हैं, मतलब ओवरऑल जिससे कंट्रोल मनी पर हो सके। And subjects were to be administered by governor through his executive council of bureaucrats. All important subjects were kept in the reserved subject of the provincial executive. ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो किस में थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स में थे। समझ में? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट to be administered by ministers nominated from among the elected members of the legislative council. इसमें क्या क्या था, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, इफ पर्टिकुलर एरिया बॉट अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कह रहा है मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में लाया जाए। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया कहाँ पे आ जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, मतलब कि क्या आ जाएगा, ये ट्राइबल लैंड हो जाएगा। अगर इस लैंड को 5th शेड्यूल में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइबल लैंड। और हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा भी है कि ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल पर्सन को ट्रांसफ़र करना क्या होता है, बताइए, इलीगल माना जाएगा। ठीक है, ट्राइबल लैंड अगर किसी नॉन ट्राइबल पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो क्या होगा, इलीगल होगा। ठीक है, तो कोई भी लैंड 5th शेड्यूल में आएगा तो उसके साथ क्या होगा, वो लैंड नॉन ट्राइबल पर्सन को नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अब देखते हैं, दिस कुड प्रिवेंट ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। हाँ, लैंड जो होगा वो क्या होगा, लैंड का ट्रांसफ़र ट्राइबल पीपल नॉन ट्राइबल पीपल्स को नहीं कर सकते। तो आंसर हमारा डायरेक्टली यहाँ से मिल गया, ए। ठीक है, देखो, दिस कुड प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। 5th शेड्यूल किसे डील करता है, प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। Article 244 of the Constitution defines scheduled area as the area defined so by the President of India and are mentioned in 5th schedule of the Constitution. ठीक, governors can make regulation for peace and good government for scheduled area after consulting the tribal advisory council. तो समझ में आया ना, सीधा सीधा बस ये ध्यान दीजिए कि कोई भी एरिया 5th शेड्यूल में आ जाता है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में हम उसको डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइबल लैंड माना जाएगा। और ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल पीपल को नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, वो इलीगल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू रिट इशूड बाय कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है रिट इशू करने का। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में। तो कह रहा है रिट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो अब एक एक करके देखते हैं। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, वी कमांड, वी कमांड। ठीक है,
कहा क्या, मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी। हाँ, मेंडमस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होगा जब तक कि वो पब्लिक ड्यूटी से में इंगेज नहीं होंगे, तो ये सही है। मेंडमस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, वीक कमांड। ये क्या है मेंडमस, मेंडमस का मतलब पब्लिक ऑफिशियल, मतलब कि जो पर्सन पब्लिक ड्यूटी में इंगेज हैं उनसे उनके काम के बारे में कहना, मतलब उनको ऑर्डर देना कि यू हैव टू डू दिस वर्क। किस पर्सन को, जो पब्लिक ड्यूटी में इंगेज होंगे, तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। मेंडमस का मतलब वी कमांड होता है, जिसका मतलब कि जो पर्सन पब्लिक ड्यूटी में इंगेज होंगे उनको कमांड देना दैट यू हैव टू डू दिस। फर्स्ट नहीं होगा, सॉरी, हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है कि हाँ ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं होता है जब तक कि वो पब्लिक ड्यूटी में एंगेज नहीं होंगे, तो हाँ फर्स्ट हमारा सही है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। हाँ, ये कह रहा है मेंडमस कंपनीज के लिए लाई नहीं करेगा भले ही वो गवर्नमेंटेड कंपनी क्यों ना हो। ये बात भी सही है क्योंकि ये पब्लिक पर्सन पे पब्लिक ड्यूटी को कमांड देता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, मतलब कि हम यहाँ से ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का लिटरल मीनिंग क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। मतलब कि मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो किसी पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट क्या कर रहा है, कुछ एक्शन ले रहा है। ठीक है, कुछ मान लो फाइल पिटीशन, पिटीशन मान लो कहीं पे फाइल कर दिया पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट कोई पर्सन, तो इस पिटीशन की लीगैलिटी चेक करना ये कहाँ है, क्वो वारंटो में। तो कह रहा है कि क्या कोई पब्लिक माइंडेड पर्सन पिटीशन की लीगैलिटी चेक करने के लिए कोर्ट जा सकता है, तो हाँ कोई भी पर्सन इसकी लीगैलिटी, मतलब कि जो पब्लिक ऑफिस पे जो पिटीशन लगा है उसकी लीगैलिटी चेक करने के लिए जा सकता है कोर्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हमारा डी होगा। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, मेंडमस का मतलब वी कमांड, इट डायरेक्ट एक्टिविटी एंड कमांड इशू बाय कोर्ट to public officials asking them to perform. It is issued against any public body, corporation, inferior court, tribunal or government for the same purpose. ठीक है, कैन नॉट, ये चीज़ जब रिट आप पढ़िएगा स्टैटिक पोर्शन तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, मेंडमस किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मेंडमस वॉन्ट बी ग्रांटेड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। क्वो वारंटो का लिटरल मीनिंग क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। क्वो वारंटो इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, मतलब कि कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस पे जो क्लेम किया है उसकी लीगैलिटी चेक करने के लिए क्वो वारंटो इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों को रिट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया वो क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। अब एक एक करके देखते हैं क्या कह रहा है, बिल अमेंडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है मतलब कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, तो क्या उसको प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए जो बिल प्रेजेंट किया जाएगा उसमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होगी, तो फर्स्ट नहीं होगा। हमारा आंसर यहाँ से डायरेक्टली आ गया बी, सेकेंड एंड थर्ड। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एसेंट। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा जाएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस पर अपना कंसेंट देना ही देना होगा, वो ऑब्लिगेटरी है। हाँ, स्टेटमेंट सही है। सेकेंड क्या कह रहा है, सॉरी थर्ड क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास किया जाना चाहिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम स्पेशल मेजॉरिटी मतलब जो भी मेजॉरिटी वाला हुआ इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे जिस पे आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए कि कहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है किस अमेंडमेंट में, कहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है।
तो आप कमेंट करिए अगर इस पे वीडियो चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ये कह रहा है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे ज्वाइंट सिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सही है, तभी तो आंसर भी आया। देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस अमेंडमेंट लाने के लिए अगर बिल प्रेजेंट करना है तो उसमें प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक एक करके हम स्टेटमेंट देखते हैं पहले। ठीक है, पहला क्या कह रहा है? एज पर रूल ऑफ प्रोसीजर and conduct of business in Lok Sabha, election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix। ये कह रहा है डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के लिए जो भी डेट स्पीकर फिक्स करेंगे उस डेट पे उनका इलेक्शन होगा। हाँ सही है, स्पीकर जब भी चाहेंगे, जिस डेट पे चाहेंगे, जिस जगह पे चाहेंगे, उस डेट पर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन हेल्ड होगा। तो फर्स्ट हमारा सही है, यहाँ से दो ऑप्शन ईजिली एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। There is mandatory provision that election of candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be either from the principal opposition party or ruling party। गलत। mandatory provision ये कह रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होगा वो अपोजिट पार्टी या रूलिंग पार्टी जिससे भी होना है, क्या इसको लेकर के कोई मैंडेटरी प्रोविज़न है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्वेंशन है। कॉन्वेंशन के थ्रू ये कहा गया है कि जो स्पीकर होंगे लोकसभा में, जो स्पीकर होंगे वो रूलिंग पार्टी से होंगे। कॉन्वेंशन है, ध्यान दीजिएगा, ये कहीं प्रोविज़न नहीं है। स्पीकर रूलिंग पार्टी से होंगे और जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो ऑपोजिट पार्टी से होंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। सेकंड इनकरेक्ट, आंसर हमारा डायरेक्टली ए आ गया। ठीक, ऐसे करके हमें सॉल्व करना होता है। थर्ड क्या कह रहा है? डेप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज ऑफ स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर सिटिंग ऑफ हाउस एंड नो अपील लाई अगेंस्ट हिज रूलिंग। हाँ, मान लो जब जॉइंट सिटिंग वगैरह हो रही है या जब भी हाउस की सिटिंग हो रही है, स्पीकर एब्सेंट है, तो डेप्यूटी स्पीकर के पास सेम पावर होता है जो स्पीकर के पास होगा। हाँ सही है। फोर्थ क्या कह रहा है? वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duty seconded by the prime minister। ये कह रहा है कि जो डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए प्रॉपरली स्पीकर मोशन वगैरह ले करके जाएंगे, मोशन मूव करेंगे, नहीं, ऐसा कोई भी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नहीं होता है डेप्यूटी स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर के। ठीक है, देखो फर्स्ट करेक्ट है। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर कौन फिक्स करेगा? स्पीकर। जो भी डेट वगैरह फिक्स करेंगे उसी डेट पे होगा, जो जगह फिक्स करेंगे उसी जगह पे होगा। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग पार्टी या ऑपोजिट पार्टी से ही होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कॉन्वेंशन है जिसके द्वारा क्या कहा गया है, डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिट पार्टी से होंगे, जहाँ पे स्पीकर रूलिंग पार्टी से होंगे। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर किसी भी सिटिंग में स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर के पास सेम पावर होता है जो कि एक स्पीकर के पास होना चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर के ऐसा कोई प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नहीं है कि स्पीकर को मोशन वगैरह मूव करना पड़ेगा। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। मतलब कि लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर जिसपे राज्यसभा का पावर ना हो, लोकसभा के पास कह रहा है इनमें से किसमें से लोकसभा का पावर बस होगा, लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर होगा। तो रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर इस पर नहीं होता है। पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमें पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन इसका एक्सक्लूसिव पावर है, लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होता है। नो कॉन्फिडेंस का मोशन कहाँ पे पास होता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। तो सेकेंड होगा। सेकेंड हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, बट फर्स्ट नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। सेकेंड बी आंसर हो जाएगा। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा। देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस। अगर इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन लगाना है तो दोनों हाउस के द्वारा क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड होना चाहिए। सेकेंड करेक्ट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास होता है। थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। As per Article 61, when a president is to be impeached for violation of Constitution,
चार्ज कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस। अगर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए जो चार्जेस वगैरह होगा वो किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर्स। देखो कह रहा है कि क्या भारतीय संविधान में मिनिस्टर्स को क्लासिफाई किया गया है 4 रैंक में? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। गलत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्टर्स को रैंक्स में क्लासिफाई किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्टर्स को क्लासिफाई रैंक्स के बेसिस पे नहीं किया गया है। फर्स्ट गलत। सेकंड क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा। ये कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके वो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। सही है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स के नंबर होंगे इंक्लूडिंग पीएम वो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे। सेकंड स्टेटमेंट सही है, आंसर हमारा बी हो गया। देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन वर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाउएवर इट डज नॉट क्लासिफाई मिनिस्टर इनटू 4 कैटेगरी। कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड तो मेंशन है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन इसको 4 कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या कहा गया था? लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसके 15% से अधिक मेंबर्स एज अ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम नहीं होने चाहिए। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे दिया, आगे पूछा क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अभी क्या करके देखते हैं। Pursuant to the report of N. Sanyal Committee, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वॉज पास्ड। मान लो ये नहीं आता है तो अभी इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, क्या जो कंटेम्प्ट होगा उसको ये लोग पनिश कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि कंटेम्प्ट को पनिश कर सकें। ठीक है, ये पावर इनको मिला कहाँ से? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकंड स्टेटमेंट सही है। सेकंड सही है, मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गया। ठीक, थर्ड क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। गलत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन ही नहीं किया गया है। ठीक है, थर्ड नहीं होगा। अब देखो, जब यही दो बचा तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाला हमारा सही है। ठीक, इसीलिए मान लो एक दो, इसी को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। मान लो एक दो स्टेटमेंट हमें नहीं भी आता है तो हम ऐसे ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कह रहा है भारत में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे लॉज बना सकते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हमारा बी होगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। Pursuant to the recommendation made by H.N. Sanyal Committee, Contempt of Court Act 1971 was passed. Contempt of Court 1971 किसके रिकमेंडेशन पे पास किया गया था? H.N. सन्याल कमेटी के। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश कर सके। आर्टिकल 129 और 215 में ये पावर दिया गया है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहीं पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर वो लॉज बना सकती है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट यही कह रहा है ना, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के रेस्पेक्ट में स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं, पहला क्या है? गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट। ये कह रहा है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर और लीगल फर्म्स को एज अ एडवोकेट कहेंगे, बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन एज गवर्नमेंट। गलत। एडवोकेट का मतलब होता क्या है? एडवोकेट का मतलब पर्सन जो कि लॉ एक्टिविटी में इंगेज्ड हो।
ठीक है, पर्सन जो कि लॉ प्रैक्टिस में इंगेज्ड हो। ठीक, तो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर लीगल फॉर्म तो होगा ही, बट कॉरपोरेट लॉयर और पेटेंट अटर्नी भी लॉ प्रैक्टिस में इंगेज होते हैं ना, तो उन्हें भी एडवोकेट कहा जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या कह रहा है, बार काउंसिल हैव पावर टू ले डाउन द रूल रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। लॉ कॉलेज के रिकॉग्निशन या लीगल एजुकेशन से रिलेटेड बार काउंसिल के पास पावर है कि वो उनसे रिलेटेड रूल्स वगैरह बना सकते हैं। हाँ, बार काउंसिल के पास पावर है कि वो लीगल एजुकेशन और लॉ कॉलेज के रिकॉग्निशन से रिलेटेड रूल्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, इंडिया में आप देखे भी होंगे जो भी लॉ कॉलेज वगैरह होते हैं किससे रेगुलेट होते हैं, BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रेगुलेट होते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, आंसर हमारा बी होगा। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एज पर एडवोकेट एक्ट 1961, एडवोकेट कौन होगा, वो पर्सन जो कि लॉ प्रैक्टिस से इंटाइटल्ड होगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट लॉयर, पेटेंट अटर्नी, ये सब एज ए एडवोकेट रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज दैट ऑफर अ लॉ डिग्री as a prerequisites for becoming an advocate and inspect and visit universities or to direct the state bar council to do so, one of the function of BCI का ये सारा फंक्शन है। तो समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो, हाँ, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास तो है ये पावर कि पार्लियामेंट में जो मीटिंग वगैरह होती हैं उसको अटेंड करें, ये सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट का पावर इनके पास नहीं होता। बट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं होता है। यहाँ पूछ लिया है दोनों का, हाँ, अटर्नी जनरल के पास तो है ऐसा पावर कि इंडियन पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो भी मीटिंग्स वगैरह होंगी उनको पार्टिसिपेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट राइट टू वोट नहीं होता है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं होता। तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम इलेप्स है। ये कह रहा है कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, कब, जब जो गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट की है वो लैप्स कर जाएगी तब। गलत, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया सिर्फ इस बेसिस पे अपना रेजिग्नेशन नहीं देंगे कि जो गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया है वो गवर्नमेंट लैप्स हो गई। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखो, फर्स्ट इनकरेक्ट है, अटर्नी जनरल के पास पावर होता है राइट टू स्पीक का, और पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग होती हैं उनको अटेंड करने का, ज्वाइंट सिटिंग सब कुछ होता है, बस राइट टू वोट नहीं होता, विदाउट अ राइट टू वोट। लेकिन ये सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो अटर्नी जनरल के ऑफिस का टर्म है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फिक्स्ड नहीं है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया है वो लैप्स हो गई, उस बेसिस पे वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। ठीक है, चलिए ये क्या करें, विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, लॉ स्पेसिफाइज दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। ये कह रहा है, देखो, जो लेजिस्लेटर्स होंगे, नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर्स होंगे, उनके पास ये राइट नहीं है कि वो 6 महीने के अंदर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकें। स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड क्या कह रहा है, लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विथ विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। देखो, कहीं पर भी टाइम फ्रेम नहीं है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये डिसाइड कर सके कि वो डिफेक्शन केस है या नहीं है। ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने लिमिट में आपको डिसाइड कर लेना है कि वो केस डिफेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। ठीक, तो बी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो, ठीक है, समझ में आया। तो 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम 2023 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस एक्ट से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो चार्टर एक्ट 1833 का जो आया था, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट 1833। देखो, इसके कुछ फीचर्स हैं। इट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया। सेंट्रलाइजेशन हुआ ना,
अभी तक क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, मद्रास के थे, बॉम्बे के थे, ऐसे अलग अलग थे। बट अब एक ऑल ओवर इंडिया का एक गवर्नर जनरल हो गया, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रलाइजेशन हो गई। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? मतलब कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब लॉ का सही तरीके से अप्लाई करना, लॉ को सही तरीके से फेयर वे में अप्लाई करना। ठीक है, देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, हाँ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा? फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। देखो, डॉक्ट्रिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओरिजिन कहाँ से है? इंग्लिश कॉमन लॉ से। पहली बार कहाँ देखा गया था? मैग्ना कार्टा, द लॉ ऑफ लैंड फॉर इंग्लैंड। द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन एग्जामिन नॉट ओनली वेदर अ लॉ एग्जिस्ट टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज और हर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बट ऑल्सो वेदर द लेजिस्लेशन इज फेयर, जस्ट एंड नॉट आर्बिट्रेरी। मतलब कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब समझ में आया? लॉ का जो लेजिस्लेशन है उसको, लेजिस्लेशन को फेयर जस्ट वे में अप्लाई करना। तो समझ में आया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? तो ये ध्यान दीजिएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब जो लॉ है, जो लेजिस्लेशन है, उसको सही तरीके से फेयर वे में, जस्ट वे में अप्लाई करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मतलब कि दो स्टेटमेंट दे दिया। पहले तो हम पूछ रहा है इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। अगर सही है तो क्या जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, पहले तो दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली हम देखते हैं कि सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इन इंडिया prisons are managed by state government with their own rules and regulation for day to day administration of prisons। ये कह रहा है भारत में जो प्रिजन है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। उनका जो रूल और रेगुलेशन है, डे टू डे प्रिजन से रिलेटेड रूल और रेगुलेशन है, उस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट प्रिजन को मैनेज करती है भारत में। हाँ, सही है। भारत में जो प्रिजन है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड देखते हैं, इंडिविजुअली पहले देखो, ठीक है। सेकंड इंडिविजुअली देखते हैं क्या कह रहा है। इन इंडिया prisons are governed by prison act 1894 which expressly kept subject of prison in control of provincial government। ये कह रहा है भारत में प्रिजन किससे गवर्न होता है? प्रिजन एक्ट 1894 जो एक्ट है उससे, जिसमें डायरेक्टली जो प्रिजन सब्जेक्ट है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में लिखा गया है। मतलब कि जो प्रिजन होगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। ऐसा कहाँ पे मेंशन है? प्रिजन एक्ट 1894। ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ये बताओ, क्या जो पहला स्टेटमेंट है वो दूसरे स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है? हाँ, देखो क्या कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट है प्रिजन एक्ट 1894 से गवर्न होता है, जिसमें कहा गया है कि प्रिजन जो सब्जेक्ट होगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में होगा, उनके कंट्रोल में होगा, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट प्रिजन को मैनेज करती है। तो स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? तो क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। हाँ, इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है। सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। हाँ, सेकंड फर्स्ट को सही एक्सप्लेन कर भी रहा है। देखो, फर्स्ट सही है, प्रिजन पर्सन डिटेन देयर इन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में है। ठीक है, प्रिजन का मतलब क्या होता है? जेल और प्लेस यूज्ड परमानेंटली और टेम्पररीली अंडर द जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स एंड इंक्लूड ऑल लैंड्स एंड बिल्डिंग्स अपरेंट देयर टू। आर्टिकल 59 ऑफ प्रिजन एक्ट 1894 confers upon the state government power to make rule consistent with this act। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। Which one of the following statement best reflect chief purpose of constitution of country? क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन को सॉरी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस बता रहा है? भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन पर्पस क्या है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है? तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन मेन पर्पस क्या है? जो गवर्नमेंट है उन पे लिमिटेशंस लगाना, लिमिटेशंस। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को और क्या कहते हैं? लिमिटेड गवर्नमेंट कहा जाता है ना। अभी पीछे हमने देखा भी, कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है? गवर्नमेंट के पास जो पावर है
उन पावर्स पे लिमिट लगाना। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से अब डिस्क्रिप्शन पे चले, अनलिमिटेड पावर हो जाए, इससे दिक्कत होगी लोगों को। ठीक है, तो समझ में आया? गवर्नमेंट के पास जो पावर है उनको लिमिट लगाना, उनको डिफाइन करना। देखते हैं, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग प्रोसेस ऑफ नेसेसरी लॉ, नहीं। इनेबल क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट, नहीं। डिफाइंस एंड लिमिट्स पावर ऑफ गवर्नमेंट, हाँ। जो भी गवर्नमेंट की पावर है उनको डिफाइन करना, मतलब कि जैसे किसके थ्रू, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के थ्रू। ठीक है, पावर्स को अलग अलग डिफाइन करना कि लेजिस्लेटिव पावर इनका कौन सा है, एग्जीक्यूटिव पावर कौन सा है, जुडिशरी पावर कौन सा है, और तीनों पे कंट्रोल करना, लिमिट लगाना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, चलिए देखो, Constitution of India, body of basic law and principle that describe general organization and operation of state and contain fundamental principle and norms that underlie and guide all government action. Constitution is simultaneously legal, political and social instrument as a supreme or higher law. Its provision provide a framework under which all the all the regulations, legislation, institution, procedure operates. ठीक है, मतलब ओवरऑल कैसे कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, कैसे रूल्स बनेंगे, कैसे लेजिस्लेशन होगा, कैसे इंस्टीट्यूशन का क्या होगा, प्रोसीजर, सब कुछ कहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, इन इंडिया which of the following constitutional amendment widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental right? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ये माना गया है कि वो फंडामेंटल राइट का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। देखो, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आज तक बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, बट पूछ रहा है कि कौन से अमेंडमेंट को फंडामेंटल राइट का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कहा गया है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया था, 1951 में। कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 वॉज टू एड्रेस सर्टेन डिफिकल्टीज दैट हैड टू बी ब्रॉट टू लाइट बाय जुडिशियल डिसीजन एंड प्रोनाउंसमेंट। मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या था, टू अमेंड आर्टिकल 19 फॉर द पर्पज इंडिकेटेड अबव और टू इंसर्ट प्रोविजन फुल्ली सिक्योरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और जमींदारी अबॉलिशन लॉ इन जनरल एंड सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेट एक्ट्स इन पर्टिकुलर। मतलब कि जो जमींदारी लॉ वगैरह था उनको एबॉलिश करना, ये क्या था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था। Opportunity was taken to propose a few minor amendment to other article in order to remove difficulties that may arise. समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया। पूछ रहा है इनमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब देखो गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सब पर भी हम वीडियो ला सकते हैं जिसमें ट्रिक बताया जाएगा, इजी वे में समझाया जाएगा कि कैसे आप याद कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम ले आएंगे। अभी इसको देखते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, हाँ ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मतलब NHRC, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल लॉ कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी है। ठीक है, ये तीनों तो नहीं हुआ, आंसर ए है, मतलब कि सिर्फ वन। ठीक है, देखो फर्स्ट करेक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा, हर बॉडी के बारे में एक्सप्लेनेशन है, आप इस एक्सप्लेनेशन को जरूर से देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये कह रहा है भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा अगर भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ हिज हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इनवैलिड। ये कह रहा है, मानो सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वर्ड डिक्लेयर कर दिया गया तो उनके द्वारा जो भी काम पहले किए गए हैं क्या वो सारे काम इनवैलिड माने जाएंगे? नहीं।
जिस दिन डिक्लेरेशन हुआ है उससे पहले, जिस दिन डिक्लेरेशन हुआ है कि उनका जो इलेक्शन है वो वॉइड है, उस डिक्लेरेशन के पहले वो जो भी काम किए होंगे वो काम वैलिड माने जाएंगे, ना कि इनवैलिड। तो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हुआ। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, इलेक्शन फॉर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया can be postponed on the ground that some legislative assembly have been dissolved and election are yet to take place। ये कह रहा है इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन क्या सिर्फ इस बेसिस पे पोस्टपोन किया जा सकता है कि भारत में अभी कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व हैं और उनकी इलेक्शंस नहीं हुई हैं? नहीं, इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन सिर्फ इस बेसिस पे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है कि कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली अभी डिसॉल्व है और उनका इलेक्शन नहीं हुआ। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। ठीक, थर्ड, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन विच ही शी हैज़ टू डिक्लेयर हिज एसेंट। ये कह रहा है इंडिया के प्रेसिडेंट के सामने जब भी कोई बिल प्रेजेंट होती है तो क्या भारतीय संविधान में टाइम लिमिट दिया गया है कि इस टाइम लिमिट तक, पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक आपको बिल पे अपना एसेंट दे देना है? नहीं, कहीं पर भी ये टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कि उस टाइम लिमिट के अंदर प्रेसिडेंट को उस बिल पर रिकमेंडेशन दे देना। मतलब कि तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो, फर्स्ट गलत है, इलेक्शन ऑफ पर्सन एज प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड वर्ड। मान लो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है, उनके द्वारा जो एक्ट पहले किया गया है वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, असेंबली अगर मान लो डिसॉल्व है सिर्फ इस बेसिस पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, अगर बिल को जब भी प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो उसको पास करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कि इस टाइम लिमिट में प्रेसिडेंट को अपना एसेंट दे देना होगा। ठीक, तो तीनों स्टेटमेंट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, फाइनेंस बिल और मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, स्टेटमेंट दे दिया, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ये कह रहा है मान लो लोकसभा फाइनेंस बिल को राज्यसभा के पास भेजी, तो क्या राज्यसभा के पास पावर है कि वो बिल को, जो फाइनेंस बिल है, उसको अमेंड या रिजेक्ट कर सके? गलत। ये ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के पास बस पावर होता है फाइनेंस और मनी बिल को लेकर के। ठीक है, राज्यसभा फाइनेंस बिल और मनी बिल को लेकर के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकती है, ना ही अमेंड कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा कि अगर लोकसभा राज्यसभा को फाइनेंस बिल देती है तो क्या राज्यसभा उसको रिजेक्ट या अमेंड करेगी? नहीं, गलत। सेकंड क्या कह रहा है, when the Lok Sabha transmit money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendation। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है? रिकमेंडेशन। ठीक, थर्ड क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो ये यहीं से क्लियर हो गया, जब राज्यसभा के पास मनी बिल और फाइनेंस बिल को लेकर के कोई पावर ही नहीं है तो दोनों में डिसएग्रीमेंट कहाँ से होगा? राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है। अब लोकसभा पे डिपेंड करता है कि लोकसभा उस रिकमेंडेशन को मानेगा या बिना माने उस बिल को आगे बढ़ाएगा। तो डिसएग्रीमेंट का कोई सीन ही नहीं आया, तो वहाँ पे जॉइंट सिटिंग नहीं होगा। जॉइंट सिटिंग का कोई केस मनी बिल और फाइनेंस बिल में नहीं होता। थर्ड भी गलत, एक सही है, मतलब ए आंसर होगा। देखो, Constitution has defined relative role or position of both House of Parliament with regard to enactment of budget in the following ways. मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। मनी बिल, फाइनेंस बिल जो किससे डील करता है? टैक्सेशन वगैरह से, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, और क्या, राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, इट इज़ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा। डिमांड फॉर ग्रांट जो होता है, इस पे लोकसभा वोट इस पे राज्यसभा वोट भी नहीं दे सकता है। इसका सारा एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होता है? मात्र लोकसभा के पास ही होता है। ठीक है, समझ में आया? अब कोई भी फाइनेंस बिल या मनी बिल
अगर लोकसभा राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा उसको अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती है, मात्र रिकमेंडेशन दे सकती है। और अब लोकसभा पे डिपेंड करेगा कि वो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करके उसमें चेंजेस करके आगे बढ़ेंगे या बिना एक्सेप्ट किए ही रिकमेंडेशन को आगे बढ़ेंगे। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दे दिया। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिया। अब एक एक करके हम पहले स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ठीक, पहला क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड इन सम जजमेंट दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने कुछ जजमेंट में ये कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो रिजर्वेशन लिमिटेड होगा। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 335 के अंडर। हाँ, ये बात तो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में ये चीज़ कहा है कि आर्टिकल 16 के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाता है, आर्टिकल 16 के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो आर्टिकल 335 के अंडर में लिमिटेड होगी, रेस्ट्रिक्ट की जाएगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन टर्म इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखो गलत हो गया, क्योंकि जो इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, मतलब आंसर हमारा सी हो गया। देखो फर्स्ट सही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने बहुत सारे जजमेंट में ये कहा है कि आर्टिकल 16(4) में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो आर्टिकल 335 के अंडर में लिमिटेड होगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग, दे दिया। फॉर द हॉरिजेंटल टैक्सेशन डिवोल्यूशन 15th फाइनेंस कमीशन used how many of the above as criteria other than population, area and income distance। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हॉरिजेंटल टैक्सेशन के लिए 15th फाइनेंस कमीशन जो थी वो पॉपुलेशन, एरिया और इनकम के अलावा इनमें से और कौन सी चीज़ों को इंक्लूड की? किस लिए? हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए 15th फाइनेंस कमीशन पॉल्यूशन, एरिया और इनकम के अलावा इनमें से और कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड की थी? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस था, फॉरेस्ट इकोलॉजी था, गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं था, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स हाँ। तो पॉपुलेशन, एरिया और इनकम के अलावा क्या क्या था? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी था और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स था। मतलब कि ओनली 3 बी आंसर होगा हमारा। ठीक है, ओनली 4 नहीं होगा, ऑल 5 नहीं होगा, ओनली 2 नहीं होगा। देखो 15th फाइनेंस कमीशन terms of reference was unique and wide ranging in many ways. Commission was asked to recommend performance incentives for state in many areas like power sector, adoption of DBT, solid waste management, etc. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जैसे कि वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन। देखो हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन में 15th फाइनेंस कमीशन agreed that census 2011 population data better represent present need of state। 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा था कि जो 2011 का सेंसस था वो क्या करेगा? स्टेट को किस चीज़ की नीड है वो सही से बताएगा। ठीक है, बेटर रिप्रेजेंट करेगा। To be fair to as well as reward the state that have done better on the demographic front, 15th Finance Commission assigned 12.5% weight to demographic performance। ठीक है, तो क्या क्या था? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वगैरह समझ में आया ना? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ यहाँ पे मेंशन है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, मतलब कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट इकोलॉजी और फिस्कल टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो यहाँ पे दे दिया हुआ है पॉपुलेशन 15%, एरिया 15%, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट्स याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होम गार्ड से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब एक एक करके देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर होम गार्ड एक्ट, ये तो सही है।
होमगार्ड एक्ट के अंडर में आते हैं। एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो ये गलत हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं, ये स्टेट और यूटीज़ के अंडर में होंगे, ठीक है। होमगार्ड एक्ट के अंडर में तो रेज होते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं, स्टेट और यूटीज़ के अंडर में होते हैं, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकेंड है रोल ऑफ होमगार्ड इज टू सर्व एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। होमगार्ड का रोल क्या होता है? इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए पुलिस को ऑक्सिलरी फोर्स देना। हाँ सही है, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए होमगार्ड का क्या रोल होता है? पुलिस को ऑक्सिलरी फोर्स प्रोवाइड करना। सेकेंड सही है। थर्ड, टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स, कोस्टल एरियाज, बॉर्डर विंग होमगार्ड बटालियन हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट। ये कह रहा है कि कुछ स्टेट्स में, इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्टल एरियाज वाले स्टेट्स में क्या है? बॉर्डर विंग होमगार्ड बटालियन हैं। तो हाँ ये सही है, कुछ स्टेट्स में इंटरनेशनल बॉर्डर्स कोस्टल एरियाज को सिक्योर करने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेट्स में बॉर्डर विंग होमगार्ड बटालियंस हैं। तो दो स्टेटमेंट हमारा सही है, आंसर बी होगा। देखो फर्स्ट गलत है, होमगार्ड एक्ट और रूल्स ऑफ स्टेट और यूटीज़ के अंडर में आएंगे, तो इस बेसिस पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था, सेकंड और थर्ड हमारा सही है, ठीक है। तो ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। एक साइड एक्शंस दिया हुआ है, दूसरे साइड द एक्ट अंडर विच इट इज़ कवर्ड। एक्शंस है, किस एक्ट में ये चीज़ें कवर्ड हैं, दूसरे साइड ये दिया हुआ, ठीक है। देखते हैं पहला क्या है, अनऑथराइज्ड पूछा है करेक्टली, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है? तो पहला क्या है, अनऑथराइज्ड ऑफ द ऑफिशियल पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म। पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म के बारे में कहाँ पे है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, हाँ ये सही है, ठीक है। पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म से रिलेटेड कहाँ पे है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, सही है। सेकंड है नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विथ अ पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री इंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज़। पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री जब अपने ड्यूटीज़ पर इंगेज्ड हों, अपने ड्यूटी पे हों, तो जानबूझ करके उनसे मिसलीड करना, ये सारे एक्ट के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, गलत। पुलिस ऑफिसर मिलिट्री अपने ड्यूटीज़ में जब भी इंगेज्ड हों, उनसे मिसलीड करना जानबूझ करके या इंटरफेयर करना उनके काम में, ये सारे एक्ट के बारे में, इन सारे एक्शंस के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ही दिया हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1823 में ही दिया हुआ, ठीक है। दूसरा हमारा गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। गन फायर जो कि दूसरों की पर्सनल सेफ्टी को हार्म करती है, इंडेंजर करती है, उसके बारे में कहाँ पे मेंशन है? इस एक्शन के बारे में आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। हाँ, इस जो गन फायर है जिसकी वजह से दूसरों की पर्सनल सेफ्टी डेंजर में है, खतरे में है, उसके बारे में आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में मेंशन है। हाँ ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, दूसरा वाला गलत है, दो स्टेटमेंट सही है, आंसर बी होगा। देखो ठीक, फर्स्ट सही है, सेक्शन 6 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में क्या है? यूनिफॉर्म्स वगैरह के बारे में बात किया गया है। सेकंड गलत है, क्योंकि ये जो है ऑफिशियल सीक्रेट 1923 डील करता है किससे? इंटरफेरेंस वगैरह से, मतलब कि पुलिस या फिर आर्म्ड फोर्स जो मिलिट्री है, ये क्या है? पुलिस और मिलिट्री जब अपने ड्यूटीज़ में इंगेज हो, उनसे मिसलीड करना, उनके काम में इंटरफेयर करना, ये सब कहाँ पे है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में मेंशन है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। आर्म्स एक्ट 2019 क्या बात करता है कि अगर किसी गन फायर की मतलब उसमें मेंशन है कि गन फायर की वजह से अगर किसी पर्सन का क्या हो रहा है? सेफ्टी इंडेंजर हो रहा है, ठीक है। इस एक्ट के बारे में कहाँ पे बात किया गया है? आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट वाइज दे दिया इंडिया के नेशनल फ्लैग से रिलेटेड। अब पूछ रहा है क्या होगा, एक एक करके इंडिविजुअली स्टेटमेंट पहले देखते हैं। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm 1400 mm। देखो गलत है, नेशनल फ्लैग का स्टैंडर्ड साइज तो आप लोग को याद करना होगा, ठीक है।
अभी पीछे एक चार्ट दे रखा है तो उसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा, बट ये जो स्टेटमेंट है गलत है। अब एक स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, ये कह रहा है दोनों सही है, नहीं होगा, दोनों सही है, नहीं होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, नहीं होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा डी। देखो ये रखा है फ्लैग साइज, डायमेंशंस दिया हुआ है, ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि रटना है, बट नियर अबाउट तो आपको ध्यान में देखना ही है, ठीक है। देखो समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये भी स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन पूछ लिया है, किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन डे से रिलेटेड है। तो अब एक एक करके हम स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग सिटीजन्स। हाँ सही है, हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, किस लिए? लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गलत। 1949 को तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, बी आर अम्बेडकर के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब हुआ था? 26 नवंबर 1947 में। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, आंसर डी होगा। देखो फर्स्ट सही है, हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे से सेलिब्रेट करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर के अंडर में कब बनी थी? 26 नवंबर नहीं, 26 अगस्त 1947 को बनी थी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट की थी, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स दे रखा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखते हैं आप कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। हाँ ये तो सही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करे, किससे? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से। हाँ ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक। सेकंड क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जम्प्ट्स स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फ्री लीगल एड इनके लिए एग्जम्प्टेड है, इनको नहीं मिलेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, ठीक। ये भी सही है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कन्फेशन ऑफ अक्यूज बिफोर पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। देखो पुलिस के सामने अक्यूज का कन्फेशन एज अ एविडेंस यूज होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। आंसर हमारा दो स्टेटमेंट सही है, बी होगा। देखो फर्स्ट तो सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड हमारा गलत है, क्यों? कन्फेशन, अक्यूज पर्सन का कन्फेशन क्या होगा? एज अ एविडेंस यूज्ड होगा, ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। अब एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, मेंबर नॉमिनेटेड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो एलिजिबल टू इंक्लूड इन इलेक्टोरल कॉलेज। गलत। नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ दैट स्टेट। गलत, ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एमएलए की वोट का वैल्यू नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक। थर्ड देखते हैं, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन ऑफ केरला। ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। ये कह रहा है एमएलए एमपी के एमएलए की वैल्यू क्या ज़्यादा है केरला के एमएलए की वैल्यू से? गलत है। फोर्थ, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ पुडुचेरी हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखो ठीक है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, फोर्थ हमारा करेक्ट है। आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिएगा, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेड्यूल एरिया से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है।
ठीक है, देखते हैं। विद इन अ स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एरिया शेड्यूल एरिया टेक प्लेस थ्रू ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ये कह रहा है इस, मान लो ये एक स्टेट है, इसमें पर्टिकुलर एरिया को हमको शेड्यूल एरिया बनाना है, तो ये कैसे होगा, जब प्रेसिडेंट ऑर्डर करेंगे तब इस पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल एरिया में बनाया जाएगा, मतलब कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट पे। हाँ ये सही है। सेकेंड क्या कह रहा है, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट। शेड्यूल एरिया में लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट होता है और लोएस्ट विलेज इन द ब्लॉक। हाँ, शेड्यूल्ड एरियाज में लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट है, ये सही है, और लोएस्ट विलेज ये भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा। ठीक, समझ में आया। थर्ड क्या कह रहा है, सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू यूनियन होम मिनिस्टर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन दैट स्टेट। ये कह रहा है शेड्यूल एरियाज मतलब पर्टिकुलर स्टेट का जो शेड्यूल एरियाज है वहाँ का एनुअल रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर वहाँ का एनुअल रिपोर्ट टाइम टू टाइम यूनियन होम मिनिस्टर्स को देंगे। गलत। देखो, शेड्यूल्ड एरियाज में गवर्नर, उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर टाइम टू टाइम जो रिपोर्ट्स वगैरह होंगे वो होम मिनिस्टर को देंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी दो सही है, आंसर पी होगा। देखो, थर्ड गलत है। एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरियाज देयर इन गवर्नर हैज़ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सच एरियाज। जो पर्टिकुलर एरिया होगा शेड्यूल एरिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होगी, गवर्नर के पास, और वही क्या करेंगे, टाइम टू टाइम एनुअल रिपोर्ट देंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए, 2023 में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 2024 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। ये कह रहा है दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने डेलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया। डेलिमिटेशन कमीशन किस लिए गठन होता है, इसका गठन किस लिए होता है, देश के अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो बाउंड्री है उसको फिक्स करना। ठीक है, इसलिए डेलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है। तो पूछ रहा है दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने डेलिमिटेशन कमीशन अभी तक गठन किए गए, तो 4 डेलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है। ठीक है, देखो, डेलिमिटेशन का मतलब एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कंट्री। देश के अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को फिक्स करना या लिमिट करना। ठीक, इन इंडिया सच डेलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 टाइम। अभी तक भारत में 4 बार डेलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ है। 1952 में अंडर डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, 1963 में डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962 के अंडर, 1973 में डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1972 और 2002 में। तो ये याद रखिएगा, 1952, 1963, 1973 और 2002। अब तक 4 बार डेलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंडेड 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। देखो, हमें पता है 8th शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेज दिया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज दिया हुआ है। तो ये कह रहा है जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 8th शेड्यूल को अमेंड किया गया था, उसमें कौन से लैंग्वेज को और जोड़ा गया है। मतलब 8th शेड्यूल में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन से और भाषाओं को जोड़ा गया है। देखो, कोंकणी, हाँ, मणिपुर को भी जोड़ा गया है, नेपाली को भी जोड़ा गया, मैथिली 71st अमेंडमेंट एक्ट से मैथिली को नहीं जोड़ा गया। ठीक, तो ये तीनों आंसर हमारा होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देखते हैं, ए आंसर हमारा ए होगा। देखो, शेड्यूल 8 लैंग्वेज की बात करता है। ठीक है, ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेज। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था तो उस वक्त कितना था, मात्र 14 लैंग्वेज था, बट प्रेजेंट में 22 लैंग्वेज है। कौन कौन से, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सैथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, सिंधी एडेड बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, फिर कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 71st, बोडो, डोंगरी और मैथिली, संथली ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। फिर क्या है, 96th अमेंडमेंट एक्ट से जो उड़िया भाषा थी उसको रीनेम किया गया उड़िया भाषा में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंट का यही आएगा ना इसमें, 96th अमेंडमेंट एक्ट, उड़िया भाषा थी उसको उड़िया भाषा कहा गया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्या कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक साइड पार्टी दिया हुआ है, दूसरे साइड उनके लीडर। पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, सही है। सोशलिस्ट पार्टी सी गोपालाचारी, ये गलत है। राजगोपालचारी स्वतंत्र पार्टी से एसोसिएटेड थे। किस पार्टी से? स्वतंत्र पार्टी से, ठीक। फिर थर्ड क्या है, मतलब कि एक सही है हमारा, एक गलत है। थर्ड क्या है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, ये भी सही है। फोर्थ क्या है, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, गलत है। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड हैं, सॉरी थे। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड थे, सॉरी, तो ये गलत हुआ, ठीक। दो सही है, दो हमारा गलत है। तो समझ में आया ना, मतलब समझिए ये दोनों क्रॉस था ऐसे, ठीक है। बी ओनली टू करेक्ट। देखो, फर्स्ट करेक्ट है भारतीय जन संघ बीजेएस, इंडियन पीपल एसोसिएशन, एस्टेब्लिश्ड इन 1951 बाई श्याम प्रसाद मुखर्जी। सेकेंड इनकरेक्ट, राजा गोपालचारी किससे एसोसिएटेड थे? स्वतंत्र पार्टी से। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी फॉर्म्ड बाई जगजीवन राम 1977। फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव किससे एसोसिएटेड थे? सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये देखना है। देखते हैं, पावर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज गिवन इन 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ की बात किया गया है, वहीं पार्ट 9 में पंचायती राज के बारे में। तो फर्स्ट सही है, यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट सही है। सेकंड क्या कह रहा है, इमरजेंसी प्रोविजन गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। भारतीय संविधान में पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात किया गया है, सही है। थर्ड क्या कह रहा है, प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट से रिलेटेड कहाँ पे दिया हुआ है? पार्ट 20 में। तो देखो, इससे ये भी क्लियर हुआ ना कि जो पार्ट वाला पोर्शन है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देना है। पार्ट 9A में कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया गया है, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन, सॉरी पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ की बात किया गया है, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन की बात किया गया है, पार्ट 20 में अमेंडमेंट की बात किया गया। तीनों प्रोविजन सही है, आंसर हमारा डी होगा, ठीक। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये देखिए, फर्स्ट करेक्ट है पार्ट 9A किससे? अर्बन लेवल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18, वहीं पे पार्ट 20 क्या डील करता है? अमेंडमेंट से डील करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। ये कह रहा है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंडर, गलत, क्योंकि ये क्या है, यूनियन सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है, यूनियन सब्जेक्ट है, तो ये हमारा गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज स्टेट सब्जेक्ट, गलत, ये भी यूनियन सब्जेक्ट है, ठीक। थर्ड क्या कह रहा है, इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, ये सही है। इंटर स्टेट क्वारंटाइन यूनियन सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंडर में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंटर स्टेट क्वारंटाइन, अभी कोविड का एरा था तो ये क्वारंटाइन वगैरह पर क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इंटर स्टेट क्वारंटाइन है वो एक यूनियन सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंदर, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया वही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस राइट टू प्राइवेसी। ये कह रहा है राइट टू प्राइवेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 21 में, ठीक। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफिकली गारंटी अ राइट टू प्राइवेसी, मतलब अलग से नहीं दिया हुआ है, आर्टिकल 21 के अंडर में राइट टू प्राइवेसी को डाला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथिक्स कमेटी इन लोकसभा करेक्ट। लोकसभा में एक इथिक्स कमेटी होता है, ठीक है, उसके बारे में स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं, इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, कह रहा है जो इथिक्स कमेटी है लोकसभा की, इनिशियली वो एक एडहॉक कमेटी थी, हाँ सही है। यहाँ से एलिमिनेट, यहाँ सेकंड होगा, ये एलिमिनेट कर देंगे, ठीक।
ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये कह रहा है सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही, लोकसभा के मेंबर, अगर मान लो कोई लोकसभा का मेंबर है वो अनएथिकल कंडक्ट कर रहा है तो लोकसभा का मेंबर ही बस उस पर कंप्लेंट कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई लोकसभा का मेंबर अनएथिकल कंडक्ट कर रहा है तो ये नहीं होगा कि सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही उस पर कंप्लेंट कर सकेंगे। सेकंड हमारा गलत होगा। आंसर डायरेक्टली हमारा सी मतलब थर्ड सही है। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, ये स्टेटमेंट सही है। देखो सेकेंड इनकरेक्ट है। एनी पर्सन कैन कंप्लेन अगेंस्ट अ मेंबर थ्रू अनदर लोकसभा MP along with the evidence of alleged misconduct and an affidavit stating that complaint is not false, previously or vexatious। मतलब कि कोई भी मेंबर, पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर उस मेंबर के अगेंस्ट, उस लोकसभा मेंबर के अगेंस्ट जो कि अनएथिकल कंडक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे? कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वेंड इट्स inaugural meeting on 9 December 1946. In accordance with French tradition, Dr. Sachidanand Sinha, eldest member, was chosen an interim president of assembly. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। किस किस वे से? आर्टिकल 368 में पूछ रहा है। आर्टिकल 368 के तहत इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में चेंज कर सकता है। अब ये पूछ रहा है किस किस वे से चेंज कर सकता है। बाई एडिशन, बाई वेरिएशन, बाई रिपील। हाँ, इन तीनों वे से क्या है, आर्टिकल 368 के अंडर में पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है। आंसर हमारा डी होगा। देखो पार्ट 20 में अमेंडमेंट की बात की गई है। आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 में आता है, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस आर्टिकल। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन पार्लियामेंट। मनी बिल से रिलेटेड कह रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। कह रहा मनी बिल से रिलेटेड एक स्पेशल प्रोविजन मेंशन किया गया हुआ है आर्टिकल 109। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 109 में मनी बिल से रिलेटेड एक स्पेशल प्रोविजन मेंशनड है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट में मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता, ये भी स्टेटमेंट सही है। सेकंड भी सही है, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट। हाँ देखो, राज्यसभा के पास जब मनी बिल आएगी तो राज्यसभा के पास क्या है, या तो वो रिकमेंडेशन दे दे या फिर बिल को अप्रूव कर दे, बाकी और वो कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि वो बिल को रिजेक्ट वगैरह कर दे, ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है। मनी बिल को रिजेक्ट करने का पावर राज्यसभा के पास नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है हमारा। ठीक है, यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो गया, आंसर सी आ गया। मतलब कि फोर्थ गलत है। फोर्थ है क्या, अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। देखो हैव टू बी नहीं, ऐसा कहीं मतलब ये प्रेशर नहीं है कि लोकसभा को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। लोकसभा पर डिपेंड करता है उसे एक्सेप्ट करे या नहीं एक्सेप्ट करे। ठीक, देखो आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है मनी बिल से रिलेटेड। ठीक है, बाकी सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप इसको जरूर से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC इस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई है, सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ NEC एक्ट इन 2002, काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। देखो ये क्वेश्चन पूछा क्या है, पहले ये देखिए। जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई है उसमें अमेंडमेंट हुआ था NEC एक्ट 2002 में। उसके तहत इसमें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, सॉरी कौन कौन से मेंबर्स हैं, इनमें से कौन कौन से मेंबर्स नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर्स हैं, देखते हैं।
गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, हाँ। सीएम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, ये भी होंगे। 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी होंगे। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया के होम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे। बाकी ये तीनों होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, मतलब आंसर ए होगा। देखो, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर में? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में, जिसका 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था। ठीक, इसमें कौन कौन से होते हैं? गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, सीएम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, ये ध्यान दीजिएगा, गवर्नर, सीएम और प्रेसिडेंट के द्वारा 3 मेंबर्स जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक, ये तीनों होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अभियान। नारी शक्ति वंदन अभियान से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं। प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, गलत। प्रोविजन 19th लोकसभा से इफेक्ट में आएगा, सॉरी लोकसभा, LOK लोकसभा। ठीक है, 18 लोकसभा नहीं, 19वां लोकसभा। फर्स्ट हमारा गलत हो गया, फर्स्ट गलत, फर्स्ट गलत, फर्स्ट गलत, डायरेक्ट आंसर सी आ जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। देखो कितना आसान है, ऐसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन September 19, 2023. बिल सीक्स टू रिजर्व 1/3 टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर विमेन। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी टोटल सीट्स है उसकी 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी किसके लिए? विमेंस के लिए। ठीक, ये आंसर का एक्सप्लेनेशन है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। ये कह रहा है जो प्रोहिबिशन का रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। गवर्नमेंट किसको दिया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, नहीं। देखो, ये किसको दिया जाता है? लोअर कोर्ट्स को दिया जाता है कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही हैं उसको अब आगे लेकर के ना जाओ। मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिशन का रिट देती है कि जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको रोक दी जाए, आगे लेके ना जाया जाए। ठीक है, देखते हैं। देखो, लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूअस ऑफ प्रोसीडिंग इन केस, आंसर सी होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये देखिए, रिट 226 और 32, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने का। ठीक है, कौन कौन सा? हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सॉरी इसमें से अच्छा पूरा डिस्कस है। प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्सरारी, ये 5 रिट होते हैं। 5 रिट को बहुत अच्छे से ध्यान से डिटेल में आप जरूर से पढ़िएगा। ठीक, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम चैनल पे इसके वीडियो जरूर ले आएंगे जिसमें इजी वे में आप ये सारे रिट को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दिया है, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। देखते हैं। इट इज़ गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये कह रहा है किसी भी स्टेट की पर्टिकुलर कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने का राइट किसके पास है? गवर्नर के पास। ये गलत है, ये राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। किसी भी स्टेट के पर्टिकुलर ट्राइब को या कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में शेड्यूल्ड ट्राइब एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने का राइट किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। फर्स्ट गलत। सेकेंड, कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। जरूरी नहीं है कि एक कम्युनिटी, मान लो एक स्टेट है, इसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी को एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया, तो दूसरे स्टेट में भी इस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको, मान लो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस स्टेट में एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर दिया है, ज़रूरी नहीं कि इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज अ स्टेट और यूटी स्पेसिफाई दैट द कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी, जरूरी नहीं है कि उनको दूसरे स्टेट में भी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया जाए। ठीक, फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि वो पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन बजट से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। ठीक है, देखते हैं। ये फर्स्ट है, यहाँ मेंशन नहीं है,
सेकेंड है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ले डाउन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। गलत, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे नहीं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही है, अगर डिमांड फॉर ग्रांट चाहिए तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी है, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के डिमांड फॉर ग्रांट नहीं होगा। बी आंसर होगा, देखो। ठीक है, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि प्रेसिडेंट के बिहाफ पर लेट डाउन होता है, कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट सही है, डिमांड फॉर ग्रांट कब होगा, जब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मिलेगा, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के डिमांड फॉर ग्रांट नहीं होगा। ठीक, समझ में आया, चलिए। तो दिस इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।